सभी को नमस्कार। पॉलिटिकल अलायंस में आप सभी का स्वागत है। लोक प्रशासन के सीरीज का आज चौथा वीडियो है। तो चलिए इस सेट का आज हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, द इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक किससे संबंधित है? ये है लोक चयन उपागम, नव लोक प्रशासन, पारिस्थितिकी उपागम, निर्णय निर्माण उपागम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोक चयन उपागम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए ये सूची 1 और सूची 2 से मिलान से संबंधित प्रश्न है। सूची 1 में दिया गया है लोक प्रशासन के क्रम विकास के स्तर, और सूची 2 में दिया गया है इस विकास के जो है अवधि। तो चलिए शुरू करते हैं। दिया है ये अस्मिता का संकट। तो जो अस्मिता का संकट है 1948 से 1970 तक हो जाएगा। तो यहाँ पे ए का हो जाएगा डी। चुनौती का युग, चुनौती का युग जो हो जाएगा 1938 से 1947, ए हो जाएगा एक। बी का 1 और सी है प्रशासन के सिद्धांत। तो इसका हो जाएगा 1927 से 1937, 2 हो जाएगा सी का। फिर डी है राजनीति प्रशासन द्विभाजक 1887 से 1926 तक ये हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बन रहा है इसका सीरीज वे है कि ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत परंपरागत सिद्धांत कहलाता है? तो कौन सा सिद्धांत परंपरागत सिद्धांत कहलाता है? तो ये हो जाएगा संगठन सिद्धांत, मानव संबंध उपागम सिद्धांत जो है, फिर वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत, नौकरशाही सिद्धांत। देखिए संगठन सिद्धांत जो था, तो ये संगठन का सिद्धांत जो ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, जिसे हम क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी भी कहते हैं, तो ये हमारा सबसे परंपरागत सिद्धांत कहलाता है। बाकी के जो ये हैं ये भी नई है, ये भी आधुनिक में आ जाएगा, ये भी आधुनिक में आ जाएगा। मानव संबंध उपागम, वैज्ञानिक प्रबंध उपागम, नौकरशाही उपागम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भविष्यवाणी की थी कि 20वीं सदी में औद्योगिकरण की मांग के अनुकूल नई सामाजिक व्यवस्थाओं को देखते हुए ब्यूरोक्रेसी के उपयोग से बाहर हो जाने की संभावना है? तो दिया है ए वारेन बेसिन, फिर दिया है बी मैक्स वेबर, पीटर ब्लाउ और डी दिया है मार्टिन एल्ब्रो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वारेन बेसिन, वारेन बेनिस है, वारेन बेनिस। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी वैज्ञानिक प्रबंध की मुख्य विशेषता है? वैज्ञानिक प्रबंध की मुख्य विशेषता है, तो यहाँ पर दिया है पहला एक एकल प्रशासनिक विज्ञान जिसके सिद्धांत न केवल व्यापार बल्कि सरकार और धार्मिक एवं अन्य संगठनों पर भी लागू होते हैं। दूसरा है कार्यात्मक फोरमैनशिप, और तीसरा है योजना एवं कार्यान्वयन में अलगाव। फिर चौथा है विविधात्मक खंडशः कार्य योजना। तो इसका जो विशेषता वैज्ञानिक प्रबंध की जो विशेषता हो जाएगी वो हो जाएगी, पहले दूसरा हो जाएगा, फिर तीसरा भी हो जाएगा योजना एवं कार्यान्वयन में अलगाव, फिर चौथा भी हो जाएगा विभेदात्मक, ये भी हो जाएगा। तो अब 2, 3 और 4 इसका होगा। तो देखते हैं कूट में इसका क्या ऑप्शन। ये दिया है कि 2, 3 और 4, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2, 3 और 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संगठन में संघर्ष समाधान के लिए पार्कर फॉलेट, जिसको मेरी पार्कर फॉलेट नाम है, ने निम्न में से कौन से मार्ग सुझाए हैं? तो ए है आधिपत्य, पहला है आधिपत्य, दूसरा समझौता, तीसरा समर्पण और चौथा है एकीकरण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए 1, 2 पहला भी हो जाएगा, पहला भी है, दूसरा भी है और चौथा भी है। समर्पण इसमें बिल नहीं आता है। संगठन के संघर्ष समाधान में फॉलेट ने इस तरीके से मार्ग सुझाए हैं, आधिपत्य दिए हैं, समझौता और एकीकरण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, निम्न में से किसने लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के मध्य अंतर किया है? तो किसने अंतर किया है? तो देखते हैं, पॉल एपलवी, पॉल एपलवी बिल्कुल। फिर दिया है कि एल.डी. वाइट, इन्होंने अंतर नहीं किया है। हर्बर्ट साइमन ने अंतर किया है, और सर जोसिया स्टैम्प, ये भी अंतर किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वैच्छिक संगठनों एवं गैर सरकारी संगठनों के मध्य अंतर का आधार नहीं है? तो देखिए यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि यह कह रहा कि आधार नहीं है। देखिए ए है लोक हितैषी, बी है सदस्यता, सी है निधियन, और डी है पंथ निरपेक्षी एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंथ निरपेक्षी एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता। नेक्स्ट है, देखिए अभिकथन ए है कि पर्यवेक्षक के पर्यवेक्षण के लिए व्यक्तियों की कोई आदर्श संख्या नहीं है। कारण है कि कार्य, समय, स्थान और सत्ता प्रतियोजन जैसे कारकों की परिवर्तनशीलता के कारण नियंत्रण का क्षेत्र परिवर्तित होती है। उन कथनों में से दिए गए हैं, तो यहाँ पे जो इसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पर्यवेक्षक के पर्यवेक्षण के लिए व्यक्तियों की कोई आदर्श संख्या नहीं होती है, तो बिल्कुल सही है। कार्य, समय, स्थान और सत्ता प्रतियोजन जैसे कि परिवर्तनशीलता के कारण नियंत्रण का क्षेत्र परिवर्तित होता है, तो ये भी सही हो जाएगा, और इसका सही व्याख्या भी हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन नवलोक प्रशासन के तथ्यों को 5 मदों में अंतर्गत संप्रेषित करते हैं? प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक क्षमता, परिवर्तन और ग्राहक केंद्रित। दिया है फ्रैंक मैरिनी, फिर दिया डी वाल्डो और एफ.डब्ल्यू. टेलर, फ्रेडरिक डब्ल्यू. टेरिस को कहा था, और एम.पी. फॉलेट, मेरी पार्कर फॉलेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रैंक मैरिनी, फ्रैंक मैरिनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आंतरिक संचार हो सकता है, आंतरिक संचार हो सकता है। ए है केवल ऊर्ध्वगामी, बी है केवल अधोगामी, सी है केवल ऊर्ध्वगामी एवं अधोगामी, और डी है ऊर्ध्वगामी, अधोगामी एवं आर पार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से निर्णय करने का आबद्ध तार्किकता मॉडल किसने प्रतिपादित किया? तो निर्णय करने का आबद्ध तार्किकता मॉडल जो प्रतिपादित किए हैं वो है हर्बर्ट साइमन, एल्टन मेयो, डी ऑसबोर्न और एडवर्ड वीनर। सब लोग को पता है कि हर्बर्ट साइमन ही निर्माण प्रक्रिया को आबद्ध तार्किकता मॉडल इन्होंने दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्बर्ट साइमन, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि संसदीय लोकतंत्र की कीमत नौकरशाही है? देखिए यहाँ पे कहा गया है कि संसदीय लोकतंत्र की जो कीमत है वो नौकरशाही है। ये बात किसने कहा है? तो ए है हर्बर्ट मॉरिसन, बी है एच.जे. लॉस्की, और सी है एम.एफ. मार्क्स, और डी है रैमजे म्योर। इसको म्योर बोला जाता है, रैमजे म्योर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हर्बर्ट मॉरिसन, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे कूट दिया गया है और इन कूटों में से देखना है निम्नलिखित कथनों में से विकास प्रशासन के संबंध में कौन से सही है। देखिए यहाँ पे विकास प्रशासन के संबंध में ये कौन सही है, तो ये देखिए यह परिवर्तनमुखी है। दूसरा है इसके उद्देश्य सरल हैं, यह गतिक एवं लचीली है, और यह नए लक्ष्यों से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पे यह परिवर्तनमुखी है, बिल्कुल सही है। इसमें उद्देश्य सरल है, नहीं ये नहीं होगा। यह गतिकी एवं लचीली है, ये भी सही है। यह नए
लक्ष्यों से संबंधित है, ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो उत्तर हमारा बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने प्रत्यायोजन की अवधारणा को संगठनात्मक प्रशासनिक सिद्धांत का मिथक मात्र माना है? देखिए, मिथक मात्र माना है तो किसने प्रत्यायोजन की अवधारणा को संगठनात्मक सिद्धांत का मिथक मात्र माना है? ए है टेरी, बी है फॉलेट और सी है मिलेट और डी है मूने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा MP फॉलेट अर्थात फॉलेट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उपनिवेशी शासन में निम्नलिखित में से नौकरशाही का कौन सा प्रकार पाया जाता है? उपनिवेशी शासन जो होती है, उपनिवेश का मतलब होता है कि किसी एक देश का शासन सत्ता पर किसी दूसरे देश का आधिपत्य होता है तो उसे उपनिवेश बोला जाता है। तो उपनिवेशी शासन जो होती है, निम्नलिखित में से नौकरशाही का कौन सा प्रकार पाया जाता है? तो ए है दल राज्य नौकरशाही, बी है जाति नौकरशाही, सी है शासक प्रभुत्व नौकरशाही और डी है शासकीय नौकरशाही। तो इसका उत्तर हो जाएगा शासकीय नौकरशाही, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। देखिए, अगला प्रश्न जो है वो मिलान से संबंधित है, सूची 1 और सूची 2 का। तो सूची 2 में देखिए दिया है और सूची 1 में भी दिया है ABCD। देखिए, ए है बर्नार्ड, तो बर्नार्ड जो है वो हो जाएगा कार्यकारी प्रकार, बर्नार्ड का हो जाएगा कार्यकारी प्रकार, ये 3 हो जाएगा। फिर बी है फ्योल, तो फ्योल को हो जाएगा प्रबंध के सिद्धांत, दूसरा हो जाएगा। सी है गुलिक, तो गुलिक जो है वो हो जाएंगे संगठन के आधार और टेरी जो है वो प्रत्यायोजन से संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए 1 का 3, बी का 2 और सी का 4 फिर 1, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फिर ये मिलान से संबंधित है, दिया सूची 1 में सूची 2 का मिलान करना है। इसमें ए है एल्टन मेयो, तो एल्टन मेयो हो जाएगा मानव संबंध उपागम, सबको पता है, बहुत ही आसान है। हेनरी फ्योल जो हो जाएगा संगठन का शास्त्रीय सिद्धांत। निकोलस हेनरी जो हो जाएगा नवलोक प्रबंधन और टेलर जो हो जाएगा W टेलर, सबको पता है वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतकार थे। तो यहाँ पे देखा जाए तो 1 का 3, फिर बी का 1, सी का 4 और डी का 2 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सिविल सर्विस के लिए यूनिफाइड ग्रेडिंग स्ट्रक्चर की अनुशंसा किस समिति ने की है? ए है एसीटन, बी है मैकग्रा, सी है फुलटन और डी है मास्टर मैन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फुलटन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्रबंध का लक्ष्य है? वैज्ञानिक प्रबंध का लक्ष्य है तो यह है श्रमिकों का कल्याण, बी है रोजगार सृजन करना और सी है सामाजिक कल्याण को अधिकतम करना और डी है उच्चतर औद्योगिक दक्षता। तो इसका राइट हो जाएगा उच्चतर औद्योगिक दक्षता, अर्थात डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिया है निम्नलिखित में से कौन से घटक लोक सेवकों द्वारा प्रशासनिक नैतिकता के पालन में बाधक हैं? देखिए, गुमनामी नहीं है, फिर दिया नम्रता, ये भी नहीं हो जाएगा। उदासीनता, ये बिल्कुल हो जाएगा, ये बाधक है। अंध नियमित परकता, ये अनधिकार, इसे भी बाधक में आ जाएगा। तो इसका 3 और 4 ही इसमें आ जाएगा। तो 3 और 4 इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए दिया है हेनरी फ्योल ने प्रशासन के निम्नलिखित प्रकारों का उल्लेख है, उन्हें सही क्रम में रखिए। तो सही क्रम में रखना है तो पहले देखिए, संगठित करना, नियोजन है, आदेश है, नियंत्रण है और समन्वय है। तो इसको क्रम में संगठित करना है। तो पहले क्या होता है कि नियोजन, यानी कि पहले हो जाएगा नियोजन,
फिर उसके बाद से हो जाएगा संगठित करना, फिर हो जाएगा आदेश दिया जाता है, फिर समन्वय और उसके बाद से नियंत्रण। ये 5 नंबर पर है। तो इसके हिसाब से जो हमारा उत्तर बन रहा है वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आसेटन समिति 1944 ने सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के उद्देश्यों में निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं किया है। यहाँ आप देखिए सम्मिलित नहीं किया है कौन से, तो आसेटन समिति ने सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के उद्देश्यों में निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं किया है। तो देखिए यह है विश्वसनीय कार्य कौशल प्रदर्शित करना, बी है लचीलापन, सी है प्रशिक्षु की सोच को व्यापक बनाना और डी है नेतृत्व गुणों का विकास करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेतृत्व गुणों का विकास करना, इसमें सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने कहा था भौतिकी या रसायन की तरह प्रशासन भी सिद्धांतों से शासित होता है। देखिए ये किसी का कथन है, जो भौतिक या रसायन की तरह प्रशासन भी सिद्धांतों से शासित होता है, यानी कि प्रशासन में भी एक सिद्धांत होता है, थ्योरी होती है। तो ये किसका कथन है, तो गुलिक का है, एल डी वाइट का है, एच साइमन का है या फिर उर्विक का है। तो देखिए यहाँ पे गुलिक ने इस तरीके से कथन बोले हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है और इस सेट का आखिरी प्रश्न है। तो देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक विकास की व्याख्या जो है वो प्रशासनिक और विधिक विकास के रूप में की है। तो किसने किया है, जो राजनीतिक विकास की व्याख्या जो है प्रशासनिक और विधिक विकास से संबंधित किया है, पॉल बैरन, जेम्स एस कोलमैन, एडवर्ड सिल्स और मैक्स वेबर। तो इसका उत्तर हो जाएगा मैक्स वेबर, इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आज इस सेट में हम लोगों ने 25 प्रश्नों को हल किए हैं। तो इसके आगे के 25 प्रश्नों को हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। तो आज के लिए मात्र इतना ही।